इम्प्रूविंग डायलिसिस क्वालिटी बाय चेंजिंग योर माइंडसेट। हमें अपना सोच बदलना पड़ेगा तो क्वालिटी जरूर बदल सकते हैं। टिप्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डायलिसिस। हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ चुके हैं, PhD assessment and dialysis prescription, one of the important topic here. Selection of correct dialyzer, priming of the dialyzer, safe hand hygiene practice, and few more topics I am going to cover. Pre and post HD blood sample collection, disinfection of dialysis machine, reuse, reprocessing of dialyzer, effective medications, potassium correction, continuous monitoring of vitals. Water treatment plant. तो हम लोग सब सोचते हैं कि डायलिसिस कितना जल्दी शुरू करें और कितना जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट के आउट बहुत इनफ्लो है, तो हमें बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा और हमें आपको घर भी पहुंचना है। हम लोग कभी सोचते नहीं कि डायलिसिस का पानी किस तरह का है और कितना है। यहाँ 2 ग्लास की पिक्चर दिखाया जा रहा है, एक में साफ पानी दिख रहा है और एक में थोड़ा गंदा पानी दिख रहा है। सो इफ यू आस्क मी विच ऑफ द ग्लास यू आर गोइंग टू ड्रिंक, द लेफ्ट साइड ग्लास, सभी लोग बोलेंगे हाँ वो साफ दिख रहा है, और राइट साइड ग्लास कुछ लोग बोलेंगे ना वो नहीं पीएंगे। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि मैं कुछ भी, दोनों में से कोई भी पानी नहीं पीऊंगा, बिकॉज आई हैव टू थिंक दैट वेदर द वाटर इज फिट टू ड्रिंक और नॉट। तो इससे पहले डायलिसिस का वाटर के बारे में बहुत सारे कुछ बताया गया, आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स, लेकिन कुछ चीजें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई फैसिलिटी टीम है या वाटर प्लांट मेंटेनेंस का कोई टीम है जो हमारा पानी देख लेते हैं और हम डायलिसिस सीधे सीधे स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग कुछ चेकलिस्ट मिनिमम जो पॉसिबल होता है, जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में होता है या टाउन्स में होता है, वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं। डेली पीएच एंड टीडीएस क्वालिटी। लाइट ऑटो क्यों जा रहा है? सो पीएच एंड टीडीएस डेली चेक करना चाहिए। अगर इन हाउस कल्चर ऑप्शन है तो हम लोग कल्चर कर सकते हैं। क्वार्टरली या मंथली एंडोटॉक्सिन लेवल देख सकते हैं, और हाफ ईयरली या क्वार्टरली आर्मी स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट सही है तो देन वी कैन कंटिन्यू द डायलिसिस। अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो हमें अपने एचओडी को बताना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा, सो दैट द करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन एंड वी कैन प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर द डायलिसिस पेशेंट। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया जा रहा है। चूज द थाली लाइक टू हैव डेली। ये किसी एक के लिए, हम सबके लिए है। कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई साउथ का है, तो हम लोग अलग अलग थाली पसंद करते हैं, और वही सेम थाली हम डेली खा भी नहीं सकते कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, या तबीयत ठीक नहीं होता है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, या हम लोग सफर कर रहे हैं, तो इस तरह का थाली बदलते हैं। तो डायलिसिस पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन भी जैसा होता है, उसमें कुछ पहले फिजिकल असेसमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का हालत हमेशा सही नहीं होता है, देयर आर चेंजेस इन देयर थिंग्स। तो फिजिकल असेसमेंट करना पड़ता है, हिस्ट्री लेना पड़ता है कि पिछले डायलिसिस जब घर गए थे उसके बाद आप कैसे रहे हैं, और आज जब आए हैं कोई दिक्कत हुआ है या घर पे रहते हुए कोई दिक्कत था, उनका चलना फिरना बोलने का तरीका, ये सबसे भी कुछ चीज हम लोगों को देख सकते हैं। उसके बाद तो वाइटल्स हम आते हैं, वाइटल्स में बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, SpO2 एंड वेट चेक करते हैं। बीच में हो सकता है वो डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर उनका ब्लड रिपोर्ट या कुछ देख के माइट हैव सजेस्टेड समथिंग डिफरेंस, कि उनका प्रेस्क्रिप्शन में कुछ चेंज होना चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्शन में ड्यूरेशन ऑफ एचडी कितने देर होना चाहिए, ब्लड फ्लो रेट कितना रखना चाहिए, डायलाइजर सरफेस एरिया या फ्लक्स कौन सा यूज करना चाहिए, कंपोजिशन क्या होना चाहिए डायलिसिस की, डायलिसिस फ्लो रेट भी घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, डायलिसिस की टेम्परेचर हो सकता है, फ्लूइड कितना रिमूव किया जा सकता है, एंटीकोगुलेंट यूज करे या नहीं करे, या तो कितने करे, एनी अदर इंटरडायलिसिस और पोस्ट की मेडिकेशन, ये सारी चीज हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ अस फॉलो स्टैंडर्ड
presentation until unless asked for a specially guided। हम लोग एक जो भी पेशेंट आता है एक स्टैंडर्ड साइज का डायलाइजर डाल देते हैं, स्टैंडर्ड सोडियम पोटेशियम रख देते हैं, जो रूटीन चल रहा है या थोड़ा बहुत करते हैं, तो चेंज नहीं करते। प्लीज नोट दैट ऑल द कंपोनेंट्स इन द प्रेस्क्रिप्शन वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हर एक पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ बदल जरूर होता है। जस्ट रिमेंबर आवर फूड मेन्यू। इसलिए हमने शुरू में थाली दिखाया था। सिलेक्शन ऑफ करेक्ट डायलाइजर। डायलाइजर सिलेक्शन के लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास कुछ चार्ट साइज की दिखा रहा हूँ। ये कपड़े की साइज है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल टू एक्सेल, सरफेस एरिया दिखा रहा हूँ, ये पोर साइज दिखा रहा हूँ। हम लोग जब कपड़ा खरीदते हैं तो सब स्टैंडर्ड साइज का नहीं खरीदते हैं, अलग अलग साइज के खरीदते हैं, जिनको जैसा साइज फिट आता है वो खरीदते हैं। और मटेरियल भी बराबर नहीं होता है, कोई सिल्क का पहनता है, कोई कॉटन का पहनता है, कोई वुलन का पहनता है। उनका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वो देखना पड़ता है। किसी को वुलन से एलर्जिक होता है, किसी को सिल्क से एलर्जी होता है, तो हमें बदलना पड़ता है। सेम हैज टू बी फॉलोड व्हाइल सिलेक्टिंग द डायलाइजर फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या चीज डिपेंड करते हैं? मेटेरियल, पॉलीमर, ये जो मेटेरियल होता है डायलाइजर बनाने के लिए उसको देखना पड़ेगा। वाटर परमेबिलिटी, लो फ्लक्स हो सकता है, मिडिल फ्लक्स हो सकता है, हाई फ्लक्स हो सकता है। सॉल्यूट परमेबिलिटी, जो लो मॉलिकुलर वेट को क्लियरेंस करेंगे डिफ्यूजन के जरिए, या तो हाई मॉलिकुलर वेट कन्वेक्शन भी करेंगे। बायोकम्पेटिबिलिटी, बायोकम्पेटिबिलिटी जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, अपने कपड़े के लिए वुलन कपड़ा हो या सूती का हो या सिंथेटिक हो, ये सारे चीज इनके लिए भी लागू होता है। और बायोकम्पेटिबिलिटी मेजर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो सेंसिटिव होता है, हर एक पेशेंट का अलग अलग देखना पड़ता है। प्राइमिंग करते समय हम लोग कुछ चीज करते हैं कि प्राइमिंग हमें जल्दी करना है, बहुत सारे पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, प्राइमिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड में ब्लड फ्लो रेट में या सलाइन फ्लो रेट में हम लोग प्राइमिंग कर देते हैं। 300 से 350 ml 400 ml, जिनको जैसा मर्जी होता है प्राइम कर, सोचते हैं कि हमारा टाइम बच जाएगा, लेकिन वही टाइम के वजह से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑल द पोर्ट्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, वहाँ पे क्लीन नहीं हो कर पाते हैं, वो रेसिडुअल केमिकल रह जाता है, एंड देयर आर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डायलिसिस। हम जो टाइम यहाँ बचा लेते हैं वो पेशेंट के लिए हानिकारक होता है। अगर हम थोड़ा सा सोचें और सही तरीका से टाइमिंग करें, आई थिंक वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट। हाथ धोने का तरीका हम सबको पता है, बहुत सारे क्लास होते हैं, बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन के सामने लगा हुआ है, सैनिटाइजर लगा हुआ है बेड के साथ, लेकिन हम लोग बिजी रहते हैं और ये फॉलो नहीं करते। खास करके सेंट्रल वेनस एक्सेस जब करते हैं, थोड़ा बहुत अलार्म देता है, ब्लड फ्लो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग जाते हैं हाथ से बेयर हैंड से घुमा देते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल द टेक्नीशियंस, फॉलो सेफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस, और बिना कुछ किए सेंट्रल वेनस या किसी भी ब्लड लाइन को कृपया टच मत कीजिए। आई थिंक दैट विल हेल्प द पेशेंट। प्री एंड पोस्ट ब्लड सैंपल कलेक्शन, ये भी हमें बताया गया। तो मैं आज कुछ भी नया तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद जो था और हमारा जो टॉपिक है इसमें एक ही चीज बताया गया था कि कुछ गलतियां जो हम छोटे छोटे करते हैं उसको सुधारने के लिए, सो दैट द ओवरऑल क्वालिटी गोज अप। Disinfection of HD machine. Dialysis machine should be internally disinfected and externally cleaned. Disinfected if indicated and dried after each session. The exterior of the machine should be effectively cleaned following the manufacturer's guideline. ये जो दो पिक्चर दिखाया जा रहा है आपका ब्लड कपलिंग या सॉरी डायलिसिस कपलिंग या जहां हम लोग वेनस चेंबर लगाते हैं, ये सारे चीज में बहुत सारे ब्लड टच होते हैं, हेपरिन पंप, ये सब चीज आपको क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। Special attention must be given to the cleaning to control panels and other surfaces of the dialysis machine which are frequently touched and potentially contaminated with patient's blood. Our ignorance makes the patient susceptible to the cross infection. We can prevent the spread of infection. I think बहुत सारे टेक्नीशियन ये पिक्चर देख चुके हैं। सारे डायलिसिस यूनिट तो बड़े बड़े शहर में नहीं होता है या हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल्स में नहीं होता है, तो जो बी क्लास सी क्लास सिटी में देखते हैं तो ये दिक्कत आती है। डायलाइजर एक ही साथ एक सिंक के अंदर सब फेंकता हुआ है, बाइक आप वहीं सामने घोल रहे हैं, और ये प्रैक्टिस ये एकदम ही गलत तरीका का है।
Reprocessing of dialyzer and tubing. Reprocessing is act of restoring a previously used device so that it is suitable for using again. Reprocessing का मतलब होता है नया जैसा ऐसे ही लेके आना। तो मैं इस चीज में बहुत सारे है, मैं नहीं जा रहा, आपका केवल ध्यान रखना चाहिए क्या क्या चीज यूज करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1% हम लोग डायलाइजर क्लीनिंग के लिए करते हैं। बंडल वॉल्यूम, फाइबर बंडल वॉल्यूम आपको चेक करना पड़ेगा, अगर वो 80% से नीचे है तो वी कैनॉट रीयूज द डायलाइजर। डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन विद प्रॉपर्ली डाइल्यूटेड केमिकल, अगर केमिकल सही तरीके से डाइल्यूट नहीं किया, अपनी मन मर्जी से कुछ लोग कर लेते हैं, इतना डाल दिया, चलो इतने आर वाटर है इसके साथ इतना कुछ डाल दिया बस हो गया। नो, दैट यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर यूजिंग द राइट डाइल्यूटेड केमिकल, और उसमें लेवल भी होना चाहिए और सही क्लीन एंड ड्राई एरिया में प्रिजर्व करना चाहिए। ये कुछ मैं आपके लिए शेयर किया हूँ। हम सब लोग जानते हैं कुछ पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस सुबह किया है और शाम को फिर उनका सांस फूल रहा है, और हमने उनको फॉर्मेलिन से डायलाइजर को डिसइंफेक्ट करके रखे हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोयल टाइम कितना है। अगर वो डोयल टाइम से पहले यूज करते हैं और पेशेंट को करना है तो वी हैव टू टेक द न्यू डायलाइजर। I need the support from technical team. The slides are moving on its own. That you have to do it from your end. You have to use the arrow. Yeah, I'm using, sir, but it's previous and next. Sir, you have to give command next or previous. Previous. Previous, please. Previous. This is forward. So I want backwards. So you have to click a right button. You are using Mac or you are using Windows? No, I'm using Dell, sir. Dell, na? So in the mouse pad, you are using laptop or desktop? Laptop, sir. Laptop, you can click right and see you have got a next slide or previous slide button. His slides have gone off the screen. You can restart slide share from first. Just go to slide sorter and select yours. Minimize that, sir. Zoom, minimize the zoom. Yes. Just start again. Slides here. Please put slides here. Enlarge this slide. Yes. And start putting forward. Right. Thank you. Don't be in a hurry. No, these areas I have already covered, sir. Yeah, but you can move further. Yes. So pre and post stage is sample collection. ये बेसिकली हम लोग कई बार भूल जाते हैं और कैसे लेना है क्या करते हैं। अगर भूल जाते हैं तो हमें वो मान लेना चाहिए, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में हम दोबारा सैंपल ले लें। डिसइंफेक्शन ऑफ एचडी मशीन तो बाहर से भी क्लीन करना पड़ेगा, अंदर से भी। अंदर से तो मशीन में प्रोग्राम है ऑलरेडी, और बाहर से जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ब्लड लग रहा है या कंटामिनेटेड फ्लूइड लग रहा है, दैट वी हैव टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। ये रीप्रोसेसिंग हमने बताया था। ओके, I was in this slide. Formaldehyde 3 to 4%. We have to dilute. Some book says that it is 4%, but in the market it comes at 37%. So it is easy to dilute at 3.7%. And formaldehyde अगर यूज करते हैं तो 24 घंटे हमें डोयल टाइप रखना पड़ेगा। ग्रेनालिन अगर यूज करते हैं 1% यूज होता है एंड 11 आवर्स डोयल टाइम होता है।
ग्लूटारेल्डिहाइड बहुत कम यूज होता है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो दैट ओनली ड्वेल टाइम इज 1 आवर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम लोग डायलाइजर क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं उसका कंसेंट्रेशन 1% होता है। कुछ लोग अपने अंदाजा से लगा लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया तो हो सकता है मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए, ब्लड लीक आएगा। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 1% एबी ट्यूबिंग के लिए यूज करते हैं, और कई बार होता है कि बहुत सारे यूनिट में हाइपोक्लोराइड बचा लेते हैं, हम यूज नहीं करते। हम सोचते हैं कि थोड़ा कॉस्ट बच जाता है। अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है अंदर तक ट्यूबिंग के अंदर, तो ये हाइपोक्लोराइड हमें मदद करता है उसको निकालने। इट इज बेटर ऑलवेज यूज द रिकमेंडेड केमिकल्स। इफेक्टिव मेडिकेशन, इफेक्टिव मेडिकेशन में क्या होता है, हम लोग डायलिसिस में हेपरिन देते हैं, और हेपरिन में सिरिंज पंप होता है या हेपरिन पंप जो भी हम बोलते हैं, उसमें रिकमेंड होता है अधिकतर 20% सिरिंज। कुछ लोग करते हैं वहाँ बचा लेते हैं 10% सिरिंज। तो दोनों सिरिंज के अंदर जो फर्क होता है वो डायमीटर का फर्क होता है। और हमारा पिस्टन जो है ऊपर से नीचे जब जाता है वो मिलीमीटर की हिसाब से मूव करता है। तो ईच मिलीमीटर हेल्प्स विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ ml। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 ml का देते हैं उसका डायमीटर कम होता है, उसमें हमारा हेपरिन कम जाता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यूज द साइज विच इज रिकमेंडेड बाय द कंपनी। और दूसरे है कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे दवाई आता है जिनका कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, और हम लोग क्या सोचते हैं, ये अभी तो एसी में है, एसी का रूम टेम्परेचर क्या होता है। ये मैं एक नीचे पिक्चर दिखा है, जो आपको दिखा रहा है डायलिसिस पेशेंट के सामने टेबल के ऊपर मेडिसिन पड़ा हुआ है। तो उसका टेम्परेचर देखिए, मैं सर्कल करके आपको दिखाया कि दैट टेम्परेचर हैज टू बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। हमारा हमारा रेफ्रिजरेटर का जो डोर है उसमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन आपका एसी जो काम करता है, हम लोग सोचते हैं कि एसी है, बट वो टेम्परेचर 22 से 24 या कुछ यूनिट में 25-26 तक रखा जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल, और इस बारे में पेशेंट कंपेनियन को भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट वो बाहर से खरीद के लेके आता है, और वो सोचते हैं हम तो गाड़ी पे आया अभी 15 मिनट में आया, और आने के बाद हमें दे देते हैं। तो बाहर का टेम्परेचर हो सकता है उस समय 40 हो या 38 हो। तो दिस मेडिसिन प्रॉपरली काम नहीं करता है। हाई टेम्परेचर में कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ द मेडिसिन एंड इवन में हार्म द एंड यूजर, मतलब पेशेंट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ओके, पोटेशियम करेक्शन थ्रू हीमोडायलिसिस। हम लोग सब पोटेशियम करेक्शन करते हैं। हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हमें एडवाइस करते थे कि चलो उनको पोटेशियम बात दे दीजिएगा, पोटेशियम पेशेंट की कमी है, का लूज मोशन था, तो गिव द पोटेशियम बात। और हम लोग कुछ नहीं जानते, अपने एसिड कंसेंट्रेट में क्या करते हैं, 2-4 एम्पूल तोड़ के डाल देते हैं। द राइट टेक्निक इज यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मिक्सिंग रेशियो एंड व्हाट इज द फ्लो रेट। अगर मिक्सिंग रेशियो हमारा स्टैंडर्ड है मशीन में 1:1.83:34, और स्टैंडर्ड फ्लो रेट है 800 ml की प्रति मिनट में, तो इस हिसाब से हमें 120 लीटर की डायलिसिस चाहिए 4 घंटे स्टैंडर्ड डायलिसिस करने के लिए। अगर उसमें टाइमिंग की या फ्लो रेट की फर्क होता है तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, पार्ट ए रहता है एसिड, बाइकार्बोनेट रहता है 1.83 एंड आरओ वाटर रहता है 34 पार्ट। टोटल मिला के आपका हो जाता है 36.83। ये 120 लीटर को अगर आपने 36.83 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये हिसाब आएगा कि 3.3 लीटर ऑफ पार्ट ए चाहिए, और उसी में पोटेशियम होता है। तो इसलिए अच्छा, 1 एम्पूल ऑफ 10 ml पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन कंटेन्स 220 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम। तो ये चीज हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, अगर डायलिसिस में मिक्सिंग के बाद पोटेशियम आ जाता है 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, हमें डॉक्टर ने बोला कि 3 करना है या 4 करना है, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स पीएचडी पोटेशियम। हमें हर मिली इक्विवेलेंट बढ़ाने के लिए हमें 120 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम डायलिसिस पार्ट ए में डालना पड़ेगा। 120 हमें कितने में मिलेगा, हमें 6 एम्पूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन जो है उसके जरिए मिलेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट। अगर हमें डॉक्टर बोला 3.5, मतलब हमें 1.5 बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 + 3 9 करना पड़ेगा। अगर हमें डॉक्टर बोला कि 4 करना है तो हमें 6 + 6 12 एम्पूल 3.5 लीटर हमने लिखा, इसलिए कि 3.3 लीटर मेजर करना कई बार मुश्किल होता है। हमारे पास मेजरिंग जार होता है, आप अगर कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट 3.5 लीटर में ये ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर द पेशेंट विल बी बेनिफिटेड विद दिस राइट पोटेशियम करेक्शन।
कई बार हमारे पास पेशेंट का मॉनिटर होता है और हम मॉनिटर लगा के छोड़ देते हैं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, मॉनिटर्स आल्सो नीड टू बी मॉनिटर्ड। मॉनिटर को देखने के लिए तो हमें किसी को देखना पड़ेगा, और हम लोग गप में लगे जाते हैं, पीछे बैठ के कुछ खाते हैं, एंड वी फाइंड दैट पेशेंट बीपी इज फॉलिंग। जब भी आपका सिस्टोलिक बीपी 20 मिलीमीटर से ज्यादा फॉल होता है, मान लीजिए अभी 140/80 था और अचानक आप देख रहे हैं कि पेशेंट का बीपी 110/70 हो गया या 80 है, तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन। आप ईएफ को थोड़ा कम कर सकते हो, या तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर सकते हो, या सोडियम थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली इफ यू चेक दैट वी कैन प्रिवेंट सीवियर हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस। और जो भी हम मॉनिटर करते हैं, कई बार हम लोग खाता शुरू में करते हैं, डायलिसिस स्टार्ट होता है, वाइटल्स भरा हुआ नहीं रहता, जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तब हम अचानक पूरा फिल कर देते हैं, एंड दैट्स नॉट द राइट वे। हमें डॉक्यूमेंट साथ साथ करना पड़ेगा, और कोई भी चेंज होने से आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर जहां लग रहा है कि वो हमारी बस की बात नहीं है, हमारे पास आरएमओ होते हैं या डॉक्टर होते हैं, सो वी हैव टू इन्फॉर्म देम। अगर इस तरीका से अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आई थिंक एंड स्टेज रीनल डिजीज को हम सिंपल रीनल डिजीज में बता सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की इसमें क्या होगा, आप एसओपी फॉलो करोगे तो पेशेंट को सही दवाई मिलेगा, टाइम से मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन उनका कम हो जाएगा, तो पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड और हैप्पी कि हाँ डायलिसिस जैसे भी चल रहा है, रूटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन कम हो जाएगा, या तो आपका मेडिकेशन एंटीबायोटिक ये कम हो जाएगा, उनका फिनेंशियल जो बर्डन है वो भी कम हो सकता है। So let's put our hands together so that we can minimize the burden and change the version of ESRD to RD only. Changing your mindset may change the situation. So मेरा एक simple request to all the technicians and the caregivers in the dialysis, if you all can put your hands together, I'm sure we can bring the changes and smile to the nephrology patient. Thank you very much.